हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेलेक्टिव रिपीट ARQ स्टार्ट किया था और सेलेक्टिव रिपीट ARQ के बस शॉर्ट में देख लेते फिर उसके बाद इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, राइट। उसमें ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज n होती है और रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज भी n होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टोटल क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, वो 2n होता है। 2n होता है तो 0 से लेकर 2n-1 तक सीक्वेंस नंबर जनरेट होती है। हमने केस 1 देखा था जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं थे, उसमें फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। फिर केस 2 देखा था जिसमें क्या होता है, फ्रेम जो पहले लॉस हो रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कैसे फ्लो कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर एक इसमें कंबाइन एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। जैसे A3 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि F0 से लेके A3 तक सारे फ्रेम आ चुके हैं, ठीक है। F0 से लेके F3 तक सारे फ्रेम आ चुके हैं। और यहाँ पे हर एक एक्नॉलेजमेंट के लिए उसका अलग से, सॉरी, हर एक फ्रेम के लिए उसका अलग से एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे कंबाइन एक्नॉलेजमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, केस 2 देखा था यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया था तो रिपीट हो रहा था, ठीक है, पूरे फ्रेम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जिस तरह हम लोगों ने किया था, फिर और क्वेश्चन किए थे, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कल किए थे, ठीक है। और बस, फिर ये सैटेलाइट वाला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद अब थोड़ा सा ना सेलेक्टिव रिपीट ARQ का थोड़ा सा कंक्लूजन या कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ, वाइट से लिखते हैं, इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ, राइट। तो इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक, इसमें क्या होगा, जो ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, एट ए टाइम एन फ्रेम को ट्रांसमिट कर दे विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो क्या करे, एन फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, राइट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट एन फ्रेम विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, राइट। यानी कि एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आता तो क्या करेगा, एन फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। हम्म, और दोबारा दूसरा पॉइंट क्या है, रिसीवर क्या करेगा, हर एक फ्रेम के लिए इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। रिसीवर ट्रांसमिट इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये चीज हो गया। और किसके लिए करेगा, जब सक्सेसफुली फ्रेम रिसीव हो जाएगा, और एवरी सक्सेसफुल रिसीव्ड फ्रेम, ठीक है। जितनी फ्रेम होगी सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएगी, उन सब के लिए क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट होगा। अब अगला पॉइंट आता है, वही जो मैंने बोला ना कि इसमें कोई भी कंबाइन एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, कंबाइन एक्नॉलेजमेंट क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, या फिर क्यूमुलेटिव ब्रैकेट में वो भी लिख देते हैं, कंबाइन, ए सी के डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ये यहाँ का मेन पॉइंट है इसका, क्योंकि ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अब जब टाइम आउट हो रहा है तब क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेन एवर, वेन एवर ट्रांसमीटर गेट टाइम आउट, ट्रांसमीटर गेट टाइम आउट, ठीक है। और रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट इट retransmit
दैट पर्टिकुलर फ्रेम ओनली, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओनली सेलेक्टिव रिपीट ARQ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिस फ्रेम में प्रॉब्लम होती है या जिस फ्रेम में टाइम आउट हो रहा है तो उसी को क्या वो रिट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो एक चीज़ लिख सकता हूँ, मोस्टली फर्स्ट फ्रेम resides in transmitting window, ये भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अच्छा, एक और काम है यहाँ पे, जैसे रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज n होती है, ठीक है, तो जब रिसीवर की इसमें n होती है और गो बैक NRQ में 1 होती है, 1 से n होने का हम लोग को एक प्रॉफिट मिला है वो क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर बफर द फ्रेम विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, या रिसीवर बफर से द फ्रेम, हाँ ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, ठीक है, यानी कि जैसे उसको सेकेंड नंबर की फ्रेम रिक्वायरमेंट थी, यानी फर्स्ट नंबर की फ्रेम आ चुकी है, सेकेंड नंबर फ्रेम रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाली है, बट आई गया सेकेंड नंबर की जगह थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की फ्रेम आ गई, तो वो थर्ड फोर्थ नंबर की फ्रेम को क्या करें अपने बफर में स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसमें एन साइज का बफर साइज होता है, ठीक है, इसीलिए। तो सेंड, और उसका ये जो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा, तो वही चीज़ लिख रहा है, सेंड इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट फ्रेम, जिसको बफर में स्टोर किया है उसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देगा, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर होता है, ये बोलेंगे हाँ, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर टू सीक्वेंस नंबर टू एक्सपेक्टेड, जो बफर में कितना स्पेस बचा हुआ उसको लिख रहे थे एक्सपेक्टेड, हाँ, सीक्वेंस नंबर +1, ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फॉर्मूला, बट फिर भी हम लोग लिख दिया, फॉर्मूला तो नहीं वैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंक्लूजन लिख दिया सिलेक्टिव रिपीट NRQ का, सॉरी NRQ नहीं ARQ का, ठीक है, बस ये आज ये शायद हो सकता है एंड हो जाए, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, इन अ स्लाइडिंग विंडो ARQ, ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज जो है वो n है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग विंडो साइज वो क्या है, n है, ठीक है, और जो रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज है
रिसीवर रिसीविंग विंडो साइज है वो क्या है, एम है, ठीक है। ऐसा कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो हम लोग को बताना क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर टू ensure corrected operation of ARQ, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, पूछा गया सीक्वेंस नंबर पूछा गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस नंबर कितने होंगे। तो हम लोगों ने सीक्वेंस नंबर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सीक्वेंस नंबर का एक फॉर्मूला होता है, सीक्वेंस नंबर इक्वल टू क्या होता है, वो या ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, रिसीवर की रिसीविंग विंडो साइज होगी, ठीक है, एन प्लस एम। अब इसमें क्या मिनिमम मैक्सिमम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ पे एंड हो चुका है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की है, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे m होगा उसमें क्या वो n की इक्वल हो जाएगा, राइट, ये हो गया। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, वो n होते हैं, राइट, ये चीज़ हो गया। और अगर मैं बात करूँ स्लाइडिंग विंडो में हम लोग ने उसका टाइप पढ़ा था गो बैक की, गो बैक एन ARQ में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, m की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है, m की वैल्यू 1 होती है, और नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंस वो होते हैं n+1 होता है, राइट, ये चीज़ हो गया। और अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, इसमें क्या होता है m इक्वल टू n होता है, राइट, और इसमें नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, वो होते हैं 2n होता है, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बस अब क्या करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, या एक और पार्ट एनालिसिस का हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो अगर आते हैं, चलो कर ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि नंबर ऑफ बिट इन सीक्वेंस नंबर फील्ड, सीक्वेंस नंबर FIELD फील्ड इक्वल टू के है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो log बेस टू n है उसकी वैल्यू k है, और यहाँ n की वैल्यू n की जगह में क्या एक थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो log ऑफ n बेस log ऑफ 2 बेस यहाँ पे सीक्वेंस नंबर टोटल सीक्वेंस या टोटल सीक्वेंस नंबर, टोटल सीक्वेंस नंबर, ठीक है, इसकी क्या जो अपर वैल्यू है वो क्या है ना, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने इसके तीनों के लिए निकाला है, इस चीज़ को भी तीनों के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहला लिखेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए अगर हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की बात करें तो ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज कितनी हो जाएगी,
ट्रांसमिटिंग विंडो साइज वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पे क्या होता है, यही तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, यही तो ट्रांसमिटिंग विंडो साइज है, राइट। तो यही तो एन होता है, ठीक है। तो एन और ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पे एन, या फिर इसको बोले एन की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर k आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या, गो बैक एन ए आर क्यू की बात करें, गो बैक, या फिर इसको एन बोलना टोटली गलत होगा, अगर मैं बोलूँ तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो और फॉर ठीक है, गो बैक एन ए आर क्यू की बात करते हैं, ठीक है। अब गो बैक एन ए आर क्यू में बात करें तो वहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होता है, वहाँ पे इसमें क्या होगी, एन प्लस वन होता है, राइट। टोटल सीक्वेंस नंबर एन प्लस वन होता है, तो एन प्लस वन इक्वल टू के है, राइट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर के इक्वल टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा। तो एन इक्वल टू इसको क्या, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, राइट, या फिर इसको 1 ही लिखे रहने देते हैं। सो 2 की पावर के और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की पावर के -1, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ से हटा दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज है, इसमें क्या है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 2 की पावर की हम लोगों ने निकाला है उसमें से -1 कर देंगे, ये के में -1 है, 2 की पावर के में -1 है, राइट। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अब हम लोग पढ़ रहे थे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, सॉरी स्लाइडिंग विंडो बोल रहा हूँ, सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू, सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू। तो इसमें अगर बात करेंगे ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग विंडो साइज है वो क्या होगी, तो यहाँ पे टोटल सीक्वेंस क्या होता है, 2n होता है, राइट, 2n होता है। तो यहाँ पे 2n इक्वल टू की पावर के हो जाएगा, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर के डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 की पावर के -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर के, ये -1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये क्या, तो अब इसी चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डेटा ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, ऐसा लिखते हैं, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू, ये सेलेक्टिव रिपीट को ना एक नया टर्म यूज़ किया है, सेलेक्टिव रिजेक्ट, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सेलेक्टिव रिजेक्ट बोले या सेलेक्टिव रिपीट बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ए आर क्यू विथ एन बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर, ठीक है। तो वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे हम लोग ने के माना था तो यहाँ पे एन मान लिया, ठीक है, स्मॉल एन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर स्मॉल एन -1, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टिव रिपीट का था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मेनली ख़त्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल मेनली यहीं पे है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको देख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डाल लेते हैं, यहीं पे डाल देते हैं, बहुत जगह है। स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, बनना
ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं बिट रेट या बिट एरर रेट। बिट एरर रेट, और ये क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, राइट। सो इसमें सब हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा, बिट एरर रेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BER बोलते हैं, राइट। सो उसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। वो क्या है, नंबर ऑफ बिट एरर पर यूनिट टाइम, राइट। ये चीज़ हो गया। और एक और टर्म होता है बिट एरर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, बिट एरर रेशियो और बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसे हम लोग PB से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ बिट इज करेक्टेड। ठीक है, यानी कि बिट एरर रेट क्या बताता है हम लोग को कि कि हम लोग को नंबर ऑफ बिट पर यूनिट, कितनी बिट में एरर आ रही है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। यानी कि अगर 1 सेकेंड में 100 बिट ट्रांसफर हो रही है, जिसमें से 10 बिट में एरर आ रही है, ठीक है। तो यानी कि 10 बिट एरर रेट क्या होगा, 10 बिट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसे करेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे बिट एरर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन से पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं, कोई ज़रूरी है। तो सपोज PB क्या है, वो हम लोग को दे दिया गया है बिट एरर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बिट एरर प्रोबेबिलिटी PB है, और लेट्स से जो फ्रेम लेंथ है या फ्रेम साइज है वो क्या L है, L बिट, ठीक है। तो अगर आप बात करूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, हम्म, या ऐसे लिखता था उसको, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम नहीं था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फ्रेम लिखते सीधा सीधा, फ्रॉम नहीं, फ्रेम, ठीक है। फ्रेम हैज़ रिसीव्ड बाय रिसीवर डज नॉट कंटेन एनी एरर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो राइट, ये ठीक है। तो बस ये हम लोग बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम लोग उसको कैसे बोलूँ, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग बोलता है PB जो है बिट को एरर को डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी PB क्या बोल सकते हैं, यानी PB की प्रोबेबिलिटी है कि एरर होगा, इतनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये फ्रेम लेंथ L है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एरर डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PB है, यानी एरर अकर होने की, सॉरी डिटेक्ट नहीं, अकर होने की प्रोबेबिलिटी PB है। तो इसका मैं अगर सोल्यूशन बताऊँ तो एरर अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी PB है,
तो हम लोग क्या पूछा, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तो नो एनी एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नो एनी एरर, ठीक है, वो जो पी बी सॉरी 1 - पी बी, राइट। और ये क्या होगा, फॉर सिंगल बिट होगा, फॉर सिंगल बिट होगा, ठीक है, फॉर सिंगल बिट, ठीक है। हम लोग पास टोटल बिट कितनी है, एल बिट के है ना, तो फॉर एल बिट, फॉर एल बिट क्या हो जाएगा, 1 - पी बी, ये होल पावर एल हो जाएगा, राइट। ये हम लोग क्या आंसर बन जाएगा, राइट। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। इसमें क्या है, पैकेट साइज बार पैकेट लेंथ जो है, पैकेट लेंथ है वो एल दे दिया है, और यहाँ पे फॉर एल दो लिंक है, ठीक है, फॉर लिंक L1, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ इतना दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, पैकेट की लेंथ क्या एल दे दिया है, और दो लिंक है, ठीक है। एक L1 लिंक है, L1 लिंक है जिसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी वो P1 है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। तो इसे कहने का मतलब ये है, तो ये क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, ठीक है। एक ए पॉइंट है, लेट्स से सोर्स है, और एक डेस्टिनेशन है, राइट, डेस्टिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से जाने के दो पाथ है, ठीक है। एक पाथ ऐसा कुछ गया है, या ऐसा गया है, ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक है, ये पाथ है, और दूसरा पाथ ये है, ठीक है। ये इसको L1 पाथ बोल दिया गया है, इसको L2 पाथ बोल दिया गया, ठीक है। तो L1 पाथ से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम लोग को P1 दे दिया गया है, और L2 पाथ से जो पैकेट है वो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, P2 है। और L1 में पैकेट सक्सेसफुली रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या एक सेकंड, L1 में, L1 की बात करें यहाँ पे, जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को दे दिया गया है B1, ठीक है। सेम चीज़ L2 में भी बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को B2 दे दिया गया है, और हम लोग को बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पैकेट विल बी रिसीव्ड विदाउट एनी एरर, ठीक है। चाहे वो L1 का पाथ ले, चाहे L2 का पाथ ले, उससे नहीं मतलब है, हम लोग ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है कि कितना कि जो पैकेट है विदाउट एनी एरर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है, ये एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। B2 क्या है, एरर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा या तो वो L1 के थ्रू जाए, राइट, L1 वाले पाथ के थ्रू जाए, प्लस या तो हो सकता है L2 वाले पाथ के थ्रू जाए, राइट। दो केस हो सकते हैं, दोनों का एडिशन जो होगा वही हम लोग का, तो L1 वाले पाथ के थ्रू जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P1 है, और L2 वाले पाथ में जाने की प्रोबेबिलिटी P2 है। बट L1 वाले पाथ में जब जाएगा तो वहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एरर आने की B1 है, तो एरर ना आने की 1 - B1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। और ये पावर L होगा, क्योंकि पैकेट की लेंथ है L, क्योंकि एक बिट के लिए ये है ना, उसकी पावर L करना पड़ेगा। इसी सिमिलरली यहाँ पे 1 - B2 ये होल पावर L है, यही हम लोग क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसमें ये 1 - PB की पावर होल L आया, ठीक है। अगर इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, ठीक है,
तो ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये कह सकते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फ्रेम हैज received by receiver and contain error। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें कोई पाथ होत का सीन नहीं था, इसमें क्या पैकेट जो है रिसीवर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बट ये कि एरर होगा कि नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो अगर यहाँ बात करें जिसमें सोल्यूशन हम लोग लास्ट बार जो निकाले हैं उसमें क्या था, उसमें ये जो आंसर है ये क्या, फ्रेम में कोई भी एरर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी बी की होल पावर एल है। तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आंसर इक्वल टू ये यही को 1 माइनस पी बी की होल पावर एल कर देंगे, राइट। ये हम लोग का नया आंसर आ जाएगा कि एरर होने की प्रोबेबिलिटी इस जो पूछा गया था लास्ट में उसी का अपोजिट पूछा गया है, तो ये 1 माइनस पी बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग का एक जनरल टर्म बोल देते हैं, इसको पी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि करप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, करप्ट होने की पूरे फ्रेम को करप्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट एरर। इसमें क्या हम लोग बोला था, पीपी बोला था कि उसमें एरर हो। ठीक है, 0.2। ठीक है, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट। अच्छा, स्टॉप एंड वेट में क्या होता था कि हम लोग एक फ्रेम सेंड कर देते और वेट करते, कोई भी विंडो साइज नहीं होती थी, और जब तक उसका क्या रिसीव एक्नॉलेजमेंट नहीं आते, टाइम आउट नहीं होता, तब तक क्या होगा अगली फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ठीक है, स्टॉप एंड वेट यूज है। और यहाँ पूछा क्या गया है, एवरेज नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ, ओके, सो क्या था, एवरेज नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अटेम्प्ट required to transfer 100 पैकेट। ठीक है, ये चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पैकेट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट एरर 0.2, यानी कि पैकेट में एरर क्या 0.2 का चांसेस है कि एरर आ जाए। ठीक है, तो अब जहाँ एरर आएगा तो उस पैकेट को क्या दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो हम लोग पास टोटल 100 पैकेट है, तो एवरेजली या फिर कितने टाइम हमको एक ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करना पड़ेगा कि सारे पैकेट एरर फ्री तरीके से रिसीवर तक पहुँच जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पास दो इन्फॉर्मेशन दी है, ये 100 पैकेट क्या वो n इक्वल टू 100 दे दिया गया। ठीक है, यानी पैकेट जो है 100 है हम लोग पास। तो अगर हम लोग पास कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर अटेम्प्ट या ट्रांसमिशन अटेम्प्ट, ये हम लोग निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले n पैकेट को क्या होगा हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जिसमें से n पैकेट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसमें क्या होगा, अब n पैकेट में 0.2 है इंटू n, इतने पैकेट क्या होंगे दोबारा से ट्रांसमिट करने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे एरर वाले अटेम्प्ट है, यहाँ पे एरर देन री अटेम्प्ट। ठीक है, अब जो इतने पैकेट ट्रांसफर किए हैं अब इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, राइट। तो अब अगला ट्रांसफर क्या होगा, 0.2 इंटू में 0.2 इंटू n। ठीक है, ये होगा
इतने पैकेट को दोबारा से फिर सेकेंड बार रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, या इसको ऐसे लिखो 0.2 की पावर 2 इंटू एन। ठीक है, ये हो गया। प्लस अब देखते हैं अगली बार कितना होगा, 0.2 की होल पावर 3 इंटू एन होगा। ऐसे क्या चलता रहेगा। ठीक है, 0.3 नहीं, ठीक है, ऐसे क्या होगा, चलता रहे जब तक सारे पैकेट क्या और एरर फ्री तरीके से ट्रांसमिट होगा। तो कितनी बार होगा वो हम लोग नहीं पता। ठीक है, वही हम लोग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है, ये क्या है, एक जीपी बन रही है, राइट, जिसमें 0.2 का हर बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जी। तो यहाँ पे अगर हम जीपी में एस एन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी बन रही है, क्योंकि इसका लास्ट हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग एज ए इनफाइनाइट अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन एन माइनस, ए की वैल्यू क्या एन आ जाएगी, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या 0.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया, एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू क्या 100 है ना, तो यहाँ पे अब एन की वैल्यू 100 लग देते हैं, और यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, राइट। अब 0.8 आ गया, यानी कि 125 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 125 अटेम्प्ट लगेंगे 100 पैकेट को। ये एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई गारंटी दे नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी है 0.2, या फिक्स हो जाता कि हाँ 0.2 पैकेट हर बार लॉस हो रही है, ये भी कि नहीं प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम लोग एवरेज अटेम्प्ट ही निकाल, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते कभी भी। ठीक है, तो ये हम लोग के आंसर आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंड विड्थ वो है 128 इंटू 10 की पावर 3 बिट बिट सॉरी 128 10 की पावर 3 बिट पर सेकेंड, ये बैंडविड्थ दे दिया गया है। और साथ में क्या टीपी दे दिया गया है, टीपी की वैल्यू है 150 मिली सेकेंड। ओके, ठीक है, और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है, अब फ्रेम साइज हम लोग को दे दिया गया है, एक फ्रेम है, उसका साइज कितना है, 1 KB है। ठीक है, ये दे दिया गया है, और हम लोग के पास पूछा क्या गया है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड। तो भाई सीक्वेंस नंबर फील्ड में कितनी बिट हो गए, वही पूछा गया। ठीक है, टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन। अच्छा, 100% यूटिलाइजेशन क्या मतलब है, कि जो फ्रेम है वो एक दूसरे से सट के एकदम चल रही है। ठीक है, ये जब बीच में कोई भी फ्रेम में स्पेस नहीं है, राइट, ये चीज़ हो गया। तो बस अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसके सोल्यूशन पे अगर हम लोग आएंगे, तो पहले पार्ट इसमें टीपी दी है, तो टीएक्स की जरूरत होगी। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग को एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या ऑप्टिमल विंडो साइज निकालना पड़ेगा। ऑप्टिमल विंडो साइज क्या होता है, वो होता है साइकिल टाइम अपॉन टीएक्स होता है, तो इसलिए हमको टीएक्स चाहिए। और साइकिल टाइम निकालने के लिए भी हम लोग टीएक्स और टीपी दोनों चाहिए होगा, राइट। सो बस उसी तरह निकालना है। तो टीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 KB है ना, तो ये बी कैपिटल बी है, तो यानी बाइट में दिया है, तो 1 KB को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो के की वैल्यू 2 की पावर 10 होती है, और बाइट की वैल्यू 8 होती है। ये हो गया। और उसके बाद क्या, ये 128 है, 10 की पावर 3 है, और ये बिट पर सेकेंड और ये सेकेंड में आ जाएगा, या इसको 10 की पावर 3 को हटा देते तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा, मिली सेकेंड में। अब 128 है, 8 से सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 3 है, 8 इंटू 8 आ जाएगा ना, 64 आएगा, इसके 64 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, इसको क्या 2 की पावर 3 लिख दिए, और ऊपर जाएगा, सॉरी 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 8 64 हो गया। और यहाँ से हम लोग साइकिल टाइम निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, टी एक्स प्लस 2 टी पी होता है,
और टी एक्स की वैल्यू क्या है 64 है और टी पी की वैल्यू क्या है 150 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 150 इंटू 2 300 हो गया, 364 मिली सेकेंड आ गया ये हम लोग साइकिल टाइम में। तो यहाँ से ऑप्टिमल विंडो साइज आ जाएगी, ऑप्टिमल विंडो साइज ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी साइकिल टाइम अपॉन टी एक्स आ जाएगा। और इसकी क्या अपर वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 364 डिवाइडेड बाय 64 और ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 6 इंटू 5 300 होता है, तो यार 5 पॉइंट समथिंग तो 6 कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 6 आ गया। अभी ऑप्टिमल विंडो साइज आई है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे टोटल सीक्वेंस नंबर फील्ड चाहिए होती है ना, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है सेलेक्टिव रिपीट यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्टिव रिपीट में हम लोग का सीक्वेंस नंबर फील्ड क्या सीक्वेंस नंबर कितना होता है, टोटल 2n होता है, राइट। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा टोटल सीक्वेंस नंबर होता है वो क्या होता है 2 इंटू एन होता है, और n यहाँ पे हम लोग निकाला है। ठीक है, n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। अभी 12 है, इसको 2 की पावर में लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमने पूछा क्या गया, मिनिमम नंबर ऑफ बिट फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड, ये आ जाएगा। ये अपर वैल्यू चाहिए log 2 ऑफ 12। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 नहीं सर, 3 से 3 ले लेंगे तो 8 तक ही हो पाएगा, तो 4 लेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ यूज़ करो। ठीक है, और फ्रेम साइज जो है वो दे दिया गया है 1 KB। ठीक है, और बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंड वो कितना दे दिया गया है 1.5 Mbps और 1 वे लेटेंसी दे दिया गया है। ठीक है, 1 वे लेटेंसी दे दिया गया है। अच्छा, ये देखते दिमाग में आया कि हम लोग क्या है या इसको बाद में बताते। ठीक है, अभी लिख लेते क्वेश्चन, लेटेंसी ऑफ 50 मिली सेकेंड, और दूसरा क्या दे दिए, यूटिलाइजेशन है वो क्या है, यूटिलाइजेशन 60% है। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर फील्ड। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो वही मिनिमम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं क्या गया मिनिमम बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर फील्ड, ये पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से साइकिल टाइम निकालना पड़ेगा और टी एक्स निकालना पड़ेगा, तो टी एक्स और टी पी दोनों निकालना पड़ेगा। और टी पी हम लोग को दिया है कि नहीं, 1 वे लेटेंसी दिया है 50 माइक्रो मिली सेकेंड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो अभी देखते हैं। सबसे पहले टी एक्स निकालते हैं, फिर आगे टी एक्स इक्वल टू फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ होता है, तो फ्रेम साइज है 1 KB। ठीक है, तो 1 को 2 की पावर 10 लिखेंगे हम, 2 की पावर 10 और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, डिवाइड करेंगे बैंडविड्थ से 1.5
10 टू क्या बोल रहे 10 की पावर 6 होता है ना। हाँ, बिट पर सेकेंड, और ये सेकेंड में आ जाएगा। तो इसको मिली सेकेंड करेंगे तो 10 की पावर 3 3 यहाँ से आ जाएगा, और तो ये मिली सेकेंड में हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 13 है। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.461 मिली सेकेंड में। ठीक है, ये चीज़। अब बात आती है टीपी की। टीपी कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम लोग को दिया है, वन वे लेटेंसी, मतलब कि एक लेटेंसी मतलब क्या, जो डिले हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो फ्रेम को हम लोग चैनल पे लिख रहे हैं, फ्रेम की बिट को, वो पहली बिट जो एक बिट है, वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, वही तो लेटेंसी होता है। यानी कि टीपी की वैल्यू दिया है 50 मिली सेकेंड। ठीक है, ये जब टीपी दे दिया तो साइकिल टाइम आ जाएगा। साइकिल टाइम आ जाएगा, टी एक्स प्लस 2 टीपी आ जाएगा। सॉरी, टीपी। तो यहाँ से क्या, 105.461 आ गया। राइट। अब हम लोग क्या, क्या यहाँ पे दिया, एन की वैल्यू निकालना। राइट। सो एन की वैल्यू इस बार कैसे निकालेंगे? वो ऑप्टिमल विंडो साइज से नहीं निकालेंगे। 1 मिनट। ठीक है, ऑप्टिमल विंडो साइज से क्यों नहीं निकालेंगे? ऑप्टिमल विंडो साइज तब लगाते हैं जब यूटिलाइजेशन 100% होता है। राइट। बट यहाँ पे यूटिलाइजेशन 60% है, तो ऑप्टिमल विंडो साइज की जगह हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यूटिलाइजेशन 60% बदले एफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये क्या, एफिशिएंसी की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इंटू एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे टी एक्स आएगा अपॉन यहाँ साइकिल टाइम आएगा। अगर एफिशिएंसी की जगह हम लोग को तो एक और टर्म होता है, क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी और थ्रूपुट। थ्रूपुट होता है तो वहाँ से फ्रेम साइज यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग निकालना है, तो यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू 60% है। तो 60% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, वही 6/100 आएगा, तो 6/10 आएगा, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एन हो जाएगा, टी एक्स की वैल्यू हमने निकाला है, वो है 5.461 डिवाइड बाय 100.5.461। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी 11 11, एक सेकेंड, यहाँ पे 11.58 समथिंग आएगी। पर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, बट एन की अपर वैल्यू लेंगे, क्योंकि हाफ फ्रेम को असेंड नहीं करेंगे, करेंगे तो पूरा फ्रेम करेंगे, तो इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, और हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव रिपीट ए आर की यूज़ कर रहे हैं। तो सेलेक्टिव रिपीट ए आर क्यू में जो हम लोग का सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर, या इसको ऐसे टोटल सीक्वेंस नंबर बोलेंगे, वो होता है 2 × n होता है। अभी n की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट 12 निकाली है, तो यहाँ से 24 आ जाएगा। ये ठीक है, ये क्लियर है। तो ये 24 आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिनिमम मिनिमम बिट टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर फील्ड, वो हो जाएगा अपर वैल्यू ऑफ log 2, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 24 का अगर हम लोग लिखेंगे, तो अगर हम लोग 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो 8 होगा, 4 लिखेंगे तो 16 तक जाएगा, तो 5 लिखेंगे तो 32 तक जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर 5 आ जाएगा, 5 बिट। ये हम लोग का आंसर है। यानी कि 5 बिट हम लोग को रिक्वायर होगा। ठीक है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, जिससे बोलते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अ, अ, अ,
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो ही चीज़ें, पॉइंट टू पॉइंट होता है, वही दो दो डायरेक्ट डिवाइसेस होते हैं। जब ले के लिए हेडिंग लिख लेते हैं, लाइन कॉन इसमें क्या है, दो पॉइंट दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट होता है, और दूसरा क्या होता है, मल्टी पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट होता है। ठीक है, ये होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, और मल्टी पॉइंट में क्या होगा, एक ही लाइन पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक सेंडर होगा और बाकी सब रिसीवर होंगे। ठीक है, इसे ब्रॉडकास्ट मीडिया ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का डेटा लिंक लेयर के सर्विसेज मेनली खत्म होते हैं, बस एक एक्सेस कंट्रोल बाकी है, राइट। तो आज के जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक डेटा लिंक लेयर में, उसके क्या कंक्लूजन बना लेते हैं, और फिर कल से हम लोग मैक लेयर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। डेटा लिंक लेयर सर्विसेज की हम लोग बात करेंगे। डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज में पहला होता है फ्रेमिंग होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रेमिंग होता है जो हो चुका है हम लोग का। दूसरा होता है एरर कंट्रोल, वो भी कंप्लीट हो चुका है, एरर कंट्रोल। और थर्ड होता है फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये भी अभी अभी मैंने फिनिश किया। ठीक है, और जो फ्लो कंट्रोल होता है वो किस पे बेसिस होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे होता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग सिलेबस में वही है, पॉइंट टू पॉइंट। अब ये टू है, थर्ड थर्ड हो गया ना, फोर्थ नंबर में होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या फिर एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, फ्लो कंट्रोल हम लोग का पॉइंट टू पॉइंट के लिए सिलेबस में है, पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, वो मल्टी पॉइंट के लिए होता है, मल्टी पॉइंट। ठीक है, इसको देखेंगे हम मैक लेयर को। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हम्म, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो डेटा लिंक लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर, सब लेयर। ठीक है, अच्छा, डेटा लिंक लेयर क्या होती है, जो नेटवर्क लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है। नेटवर्क लेयर मैक एड्रेस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस पे काम करता है, और फिजिकल लेयर मैक एड्रेस पे काम करता है। और डेटा लिंक लेयर का दोनों में काम करता है, मैक लेयर पे भी काम करेगा फिजिकल एड्रेस पे के लिए, और सॉरी मैक लेयर पे भी काम कर मैक एड्रेस पे भी काम करेगा, और नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेस पे भी काम करेगा, राइट। अगर हम बात करें, सो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेती है नेटवर्क लेयर हो गई, और ये हम लोग क्या डेटा लिंक लेयर है, उसके नीचे क्या हो जाएगी, फिजिकल लेयर हो जाएगी, राइट। मान लेते फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे ये क्या नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर है। ठीक है, ये कनेक्टेड किससे होगी, डेटा लिंक लेयर से होगी। ये क्या है, पूरा डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस के लिए होगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और यहाँ पे क्या होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख रहे थे वो यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे क्या पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। ये क्लियर है, और ये कनेक्टेड किससे होगा, फिजिकल लेयर से होगा। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस में क्या है, डेटा लिंक लेयर है,
जिसमें से हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, खाली हमको मैक एड्रेस कंप्लीट करना, मैक क्लियर मैक क्या बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और नेटवर्क लेयर उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है, फिर उसका नेटवर्क लेयर कंप्लीट होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, गेट के सिलेबस में नहीं है, बाकी और किस सिलेबस में हो सकते हैं। आप क्या करना है, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल से क्या मतलब है कि इसमें क्या लिख सकते हैं, द अपर सब लेयर होती है, सबसे पहले अपर सब लेयर होती है, LLAYER, ठीक है। और ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा लिंक कंट्रोल के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है, डेटा लिंक कंट्रोल के लिए होती हैं। और कंट्रोल, हाँ, इसमें कौन कौन से सर्विसेज आते थे, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो हम लोगों ने पढ़ा था, एरर एंड फ्लो कंट्रोल, वो आती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर में, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरी सब लेयर होती है, वो क्या होते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसका मैक बोलते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट में मैक बोलते हैं, तो मैक लिख लेते। तो इसमें क्या होती है, क्या लोअर सब लेयर होगी, लोअर सब लेयर। और उसके बाद क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, डिटरमाइन हु कैन एक्सेस मीडिया। अच्छा, मीडिया क्या मतलब है, मीडिया मतलब लिंक होता है, ठीक है, मीडिया लिंक एक ही चीज़ होता है, कहने का तरीका है वही है। हु कैन एक्सेस जो क्या होता है, एक ही चैनल, एक ही लिंक पे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, तो अब सारे डिवाइसेस एक साथ तो चैनल को यूज़ नहीं करते, एट अ टाइम सिंगल डिवाइस ही यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे मैक क्लियर का काम यही होता है कि वो ये डिटरमाइन करता है कि कौन उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा डिवाइस है, वो कौन या कौन सा होस्ट है जो उस चैनल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इन मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें भी यही फीचर ऐड होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट टू पॉइंट का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि सब मल्टी पॉइंट टू होते हैं, नो एनी यूज़ इन, या फिर मैक क्लियर कोई भी पॉइंट टू पॉइंट में यूज़ नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही चैनल है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, बस ये यहीं पे है, और कुछ बचा है क्या, देख लेता हूँ, हाँ बस नहीं हो गया, तो ठीक है, यही सब चीज़ था। अब यहाँ पे ऑफिशियली हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल हम लोग का फिनिश हो चुका है, और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी हेडिंग मैं डाल देता हूँ, और फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो उसकी जो पहली हेडिंग है उसमें वो है मैक एड्रेस, ठीक है, ये चीज़ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। तो ठीक है, बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ नाइस डे।